बाहर से खंडर, अंदर से आलीशान ससुराल। भला हो तुम्हारा कांति बहन कि तुम मुझे इस गर्मी में अपने घर में पंखे के नीचे बैठाती हो, वरना हम गरीब खंडहर जैसे घर में रहने वाले लोगों के लिए ये पंखा तो एक सपना है। अरे बहन, तुम्हारा घर खंडहर जैसा है तो क्या हुआ, हमारा कौन सा आलीशान घर है, हमारा भी ठीक ही ठाक है जो भी है, पर हम गरीबों से तो बहुत अच्छा है। और तुम्हें पता है, मैं सोच रही थी अपने दूसरे बेटे की भी शादी करवा दूं। अरे मैंने तो यूं ही कह दिया कि तुम्हारा घर ज्यादा बुरा नहीं है, पर सच बताऊं तो तुम्हारे जितने गरीब हमारे आसपास कोई नहीं है। तुम्हारे घर के मर्दों को तो रात में नौकरी करनी पड़ती है या वहाँ छोटा मोटा काम करते हैं, तुमसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है। और इसमें तुम सोच रही हो कि बहू लेकर आओगी, भला कौन ही माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी देंगे। खुद तो ऐसे करिए जैसे कोई आलीशान ससुराल की सास हो। मुझसे ज्यादा खंडहर है तेरा घर। 4 नोटों की गड्डी मुंह पर फेंक के मारूंगी ना, तब पता चलेगा कौन अमीर है कौन गरीब। अभी मेरी असलियत नहीं पता है ना, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या हुआ शारदा बहन, किस सोच में पड़ गई? बात तो तुम लोग सही कह रहे हो, हम गरीबों के पास रखा ही क्या है, पर कोई ना कोई तो लड़की होगी ही जो मेरे दूसरे बेटे का हाथ थामेगी। मैं कल ही पंडित जी से बात करूंगी। इतना कहकर शारदा अपने पड़ोसन के घर से निकलती है और पास ही अपने घर दीवार टूटी छत वाले छोटे से घर में आती है जहां सभी जमीन पर बैठे होते हैं। ऐसी रात होती है, शिवानी घर के एक कोने में सो रही होती है, तभी पूरा परिवार बात कर रहा होता है। बेटा, आज मैं काम करने उस बंगले में चला जाता हूँ जो हमने कल देखा था। हाँ। माँ, तुम कहाँ जाओगी? तू पापा के साथ चला जा, मैं शिवम के साथ एक पड़ोसन के घर काम पर चली जाती हूँ। इतना कहकर पूरा परिवार चुपके से घर से निकल जाता है। रामलाल और राघव एक तरफ जाते हैं, वहीं शारदा शिवम के साथ घर से निकल जाते हैं। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह पूरा परिवार सो रहा होता है, वहीं रामलाल शारदा शिवम के साथ एक मंजिल के आंगन में आते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, हम अपनी गरीबी की शिकायत करने नहीं आए हैं, भगवान से हम आपसे बात करने आए हैं। मुझसे मुझसे क्या बात करनी है आप लोगों को? पंडित जी, आपको मेरे दूसरे बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है, यह है मेरा बेटा। क्या आपके परिवार के लिए बहू ढूंढनी है? माफ कीजिएगा, इतनी गर्मी में बिना पंखे के छोटे से टूटे फूटे घर में आप लोग रहते हैं। भला कौन माँ बाप अपनी बेटी ऐसे घर में विदा करेंगे? और मैं झूठ बोलकर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता आपके घर की बहू बनाकर। क्या मतलब पंडित जी, हम गरीबों के बच्चों की शादी नहीं होती है क्या? हाँ जी, जरूर होती है, पर पहले अपने खंडर जैसे घर को एक आलीशान घर बनाइए, तब कोई लड़की उसे अपना ससुराल बनाएगी। अब जाइए यहाँ से। पंडित की बात से नाराज रामलाल शारदा अपने बेटे शिवम को लेकर घर चले आते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। ये शादी ब्याह में दिमाग खराब हो जाता है, रात भर यहाँ वहां मेहनत करो और अब दिन में जागकर शादी की बात करो। अरे तो क्या बेटे की शादी नहीं करवाएंगे हम? इतनी मेहनत कर किस लिए रहे हैं? बेटे की शादी तो करवानी ही पड़ेगी ना। शादी तो करवाएंगे, पर अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे कि कोई हमें लड़की बताएगा तब हम उससे शादी करेंगे। हम खुद ही अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढेंगे। हाँ, ये ठीक है, हम खुद ही अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढेंगे और किसी गरीब घर की लड़की ढूंढेंगे जो शांत, सुशील और घरेलू हो। हाँ बिल्कुल, ऐसी लड़की जिसे हमारी गरीबी से परेशानी भी न हो और न ही हमारे रात में काम करने से कोई परेशानी डाले। शहर की लड़कियां तो काफी तेज होती हैं। पास ही के गांव में मेरी बहन रहती है। गांव में कोई लड़की ढूंढेंगे तो हमें सब हमारी पसंद की मिलेंगी। मैं अभी अपनी बहन से बात करती हूँ। मम्मी जी, आप अपनी बहन से बात कैसे कीजिएगा? वो गांव में रहती है, हम यहाँ रहते हैं और हमारे पास कोई फोन भी नहीं है। उसकी चिंता तू मत कर बहू, वो अपने गांव के बाहर शहर में सब्जियां लेने आती है ना, मैं कल वहीं जाकर उससे बात कर लूंगी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में शारदा सब्जी मंडी में आती है और अपनी बहू मयूरी से मिलती है। अरे दीदी, तुम्हें जब भी मुझसे बात करना रहेगा तो तुम क्या मेरे शहर में सब्जियां लेने आने का इंतजार करोगी? एक छोटा फोन ले लो। तू जानती है ना मेरी गरीबी, और ये सब बात छोड़, पहले मुझे एक सुंदर सुशील लड़की बता, गरीब घर की लड़की जो हमारे गरीब घर को अपना ससुराल बनाए, मेरे दूसरे बेटे के लिए। बस दीदी, इतनी सी बात। हमारे गांव में एक बड़ा परिवार है, उसमें एक लड़की है, काफी सुशील है। तुम किसी दिन अपने परिवार के साथ गाँव आओ और लड़की देख लो, मैं अभी बात चला देती हूँ। हाँ हाँ बहन, तू बात चला, हम कल ही लड़की देखने आते हैं। इतना कहकर मयूरी बाजार से गांव चली जाती है और गांव में कृष्णलाल और राम मोहन के छोटे से कच्चे घर में आती है जहां श्रुति बाहर खाना बना रही होती है। क्या हुआ मयूरी बहन, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? अरे बहन, आपकी बेटी है ना श्रुति, उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई हूँ। मेरी बहन का ही बेटा है, उन्हें कल बुलाया, तुम एक बार परिवार वालों से मिल लो।
ये बहुत अच्छा किया आपने। हम गरीबों को भी अपनी बेटी की बड़ी चिंता हो रही थी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन रामलाल, शारदा, शिवम और प्रीति मयूरी के गांव आते हैं। कृष्णलाल के छोटे से कच्चे घर में जमीन पर बैठे होते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। ये मेरी पत्नी मीनाक्षी और ये रही मेरी बेटी श्रुति। मिट्टी के बने चूल्हे से सिंपल सलवार सूट में श्रुति चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आती है। अजी लड़की तो गृहिणी लग रही है और घर भी वैसा है जैसा हम चाहते थे। रिश्ता तय कर देते हैं। जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोच रहे थे कि हम गरीब की घर की बेटी का न जाने कोई लड़का हाथ थामेगा या नहीं थामेगा। इसी तरह दोनों परिवारों की रजामंदी से शिवम और श्रुति की शादी तय होती है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख के दिन मंदिर में रामलाल और शारदा अपने बेटे शिवम की शादी करवाते हैं और मंदिर के बाहर ही छोटे से भोज का आयोजन करते हैं। गरीब घर की बेटी ढूंढकर अपने बेटे की शादी तो करवा दी, अब इसे क्या अपने खंडहर जैसे घर में रखोगे? और कहाँ रखेंगे? इन गरीबों के पास है ही क्या? लगता है एक डोज इन्हें दिया समझ नहीं आया। एक रात और निकालूंगी डोज देने, तब इन्हें समझ में आएगा। कांति बहन, शांति बहन, तुम दोनों मेरी पड़ोसन हो और मेरे ही बेटे की शादी में आकर हमारे परिवार के भोज में बैठकर हमें ही ताने मार रही हो। चुपचाप भोज खाओ और अपने घर जाकर सो जाओ। हमारे घर की बहुओं की चिंता मत करो। शारदा के जवाब से कांति और शांति का मुंह बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवम और श्रुति की शादी पूरी होती है और श्रुति शिवम के साथ अपने खंडर जैसे टूटे फूटे छोटे से ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। ये कैसा गरीब ससुराल मिला है मुझे? मायका भी गरीब, ससुराल भी गरीब, एक खाट तक नहीं है सोने के लिए, तभी जमीन पर ही सोते होंगे। बाहु दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। अब मैं इस घर की बहू हूँ, चाहे जैसा भी हो। मेरा ससुराल अब ये मेरा ससुराल है। किसी भी हालत में मैं अपने ससुराल की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। आइए भाभी, आपके ससुराल में आपका स्वागत है। देवरानी जी, मैं आपकी जेठानी हूँ। आज से हम दोनों मिलकर अपने गरीब ससुराल को चलाएंगे। हाँ बिल्कुल जेठानी जी, आप तो मेरी बड़ी दीदी की तरह हैं। बहू, रात हो रही है, तुम थक गई होगी। शिवानी बहू, अपनी देवरानी का बिस्तर लगा लो। शिवानी प्रीति के साथ मिलकर अपनी देवरानी श्रुति और बाकी परिवार वालों के सोने के लिए बिस्तर लगाती है। पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। वहीं देर रात रामलाल एक बड़ा सा झोला लेकर घर से निकल जाता है। श्रुति आधी नींद में रामलाल को देखती है। इतनी रात गया ससुर जी कहाँ जा रहे हैं? शायद। इतना कहते हुए श्रुति दोबारा गहरी नींद में सो जाती है। ऐसी सुबह होती है। श्रुति अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती है। सासू माँ, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म होगी ना? हाँ बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। मम्मी जी, मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? बहू, पहली रसोई में तो मीठा बनता है, पर तेरे गरीब ससुराल में मीठा बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू थोड़ी देर रुक, मैं राशन वाले के पास जाकर चावल, चीनी और थोड़ा दूध लेकर आती हूँ। क्या मेरे ससुराल में चीनी चावल भी नहीं रहता है? शारदा अपने घर से निकलती है और पास के एक राशन की दुकान वाले के पास आती है। अरे शारदा बहन, उधार सामान लेने तो नहीं आई हो ना? अभी अभी तुमने अपने बेटे की शादी की है। तुम गरीबों के पास तो पैसे ही नहीं बचे होंगे। दुकानदार, मैं पैसे देकर ही सामान लूंगी। तेरे घर से सामान नहीं ले जा रही हूँ। मुझे चावल, चीनी और थोड़ा दूध दे दे। दुकानदार शारदा को चावल, चीनी और दूध दे देता है, जिसे लेकर शारदा घर आती है और श्रुति अपनी पहली रसोई बनाती है और सबको परोसती है। वाह वाह भाभी, बहुत अच्छी खीर बनाई है आपने। हाँ, खीर काफी अच्छी बनी है। चलो, तो कोई तो आया हमारी शिवानी बहू के टक्कर का। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हमारे गरीब परिवार को टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी। ऐसे ही श्रुति की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति अपने परिवार के साथ घुलने मिलने लगती है और देर रात कभी अपने ससुर को झोला लेकर घर से बाहर जाते हुए देखती है, तो कभी अपने जेठ और देवर को। ऐसे ही आज आधी रात को अपने पति को घर से बाहर जाते हुए देखती है। इतनी देर रात मेरे पति बाहर कहाँ जा रहे? उस दिन ससुर जी भी देर रात कहीं गए थे। ऐसी सुबह होती है। श्रुति अपनी जेठानी शिवानी के साथ उठती है। वहीं घर के सभी मर्द और शारदा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले इतनी देर तक क्यों सोते हैं? हमारा पूरा परिवार जमीन पर सोता है और मुझे घर में पोछा मारना है। देवरानी जी, हमारे ससुराल में सभी देर से उठते हैं। जेठानी जी, आपको पता है, कुछ रातों से मैं देख रही हूँ, कभी ससुर जी तो कभी जेठ जी, कभी देवर तो कभी मेरे पति देर रात घर से बाहर निकलते। कुछ पता है आपको कि ये लोग कहाँ जाते हैं? मुझे तो नहीं पता और मैंने तो कभी इस बात पर गौर भी नहीं किया। खैर छोड़िए, आप खाना बनाने की तैयारी कीजिए। जब हमारे घर वाले उठेंगे तो झाड़ू पोछा मैं कर लूंगी। उससे पहले चलिए बाहर से पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर श्रुति शिवानी के साथ घर की बाल्टी और एक मटका लेकर घर से निकलती है और घर से थोड़ी दूर एक सरकारी नल के पास आकर पानी भरने लगती है।
ऐसे श्रुति अपनी जेठानी से घुलने मिलने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात रामलाल अपनी तीनों बेटों के साथ घर से बाहर निकलता है। वहीं थोड़ी देर बाद शारदा भी उठकर घर से बाहर निकलने लगती है। तभी श्रुति उठकर शारदा के पास आती है। क्या हुआ मम्मी जी, रात के 1 बजे आप कहाँ जा रही हैं? अरे ये लड़की उठ कैसे गई? सारा दिन इस गरीबी में काम करने के बाद रात में इसकी नींद कैसे खुल जाती है? अरे नहीं नहीं बहू, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो बस ठंडी हवा खाने दरवाजे पर आई थी, घर में बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा तो फिर ससुर जी, जेठ जी, देवर जी और मेरे पति, वो लोग बड़े बड़े झोले लेकर घर से क्यों बाहर गए हैं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो अक्सर देर रात बाहर जाते हैं और आज तो सभी साथ में चले गए। बहू वो तेरे पापा जी और तेरे ये पति वो बहू वो। शारदा जवाब देने में घबराई रहती है। तभी रामलाल अपने बेटों के साथ वापस आ जाता है। क्या हुआ बहू, अपनी सास के सामने क्यों सीआईडी बनी है? हमसे पूछ, हम बताते हैं। नहीं नहीं पापा जी, मैं सीआईडी नहीं बन रही, वो तो मैं बस पूछ रही थी कि आप लोग देर रात कहाँ जाते हैं। अरे बहू, हमारा गरीब परिवार है, हमें दिन में नौकरी नहीं मिली, इसलिए रात में काम करना पड़ता है। मैं पास के ही एक स्कूल में रात में चौकीदारी का काम करता हूँ ताकि इम्पोर्टेंट कागजात सुरक्षित रहे और स्कूल में कोई चोरी ना हो। और जी आप क्या काम करते हैं? मैंने कभी पूछा नहीं। मुझे जो काम मिल जाता है मैं वो कर लेता हूँ। फिलहाल मनरेगा में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ जो रात में ही होता है। और जी आपने बताया नहीं, आप क्या काम करते हैं? रात भर जागकर 2 पैसे कमा कर लाता हूँ। इतना काफी नहीं है क्या कि मैं क्या करता हूँ तुम्हें ये जानना है? हाँ, जाओ जाकर सो जाओ। बात तो सही है, रात भर जागकर काम करना कोई आसान बात थोड़ी है। मैं इन्हें काम करने देती हूँ। इतना कहकर श्रुति अपनी जेठानी के साथ वापस जाकर सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति अपने पग फेरे के लिए अपने मायके आती है। बेटी तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? हमने बिना ज्यादा तहकीकात के तेरी शादी करवा दी थी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। गरीब ससुराल है पर मेरे सास ससुर, जेठानी, जेठ, देवर देवरानी, नंद, पति सब अच्छे हैं। अच्छा बेटी, तेरे पति क्या काम करते हैं? अब इन्हें क्या बताऊँ मेरे पति क्या काम करते हैं, उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं है। अरे बोलती क्यों नहीं, बता। मुझे नहीं पता वो क्या काम करते हैं, बस अपने पिता और भाई के साथ कुछ न कुछ काम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरे पति काम करते हैं और तुझे पता ही नहीं? बड़ी बुद्धू लड़की है। पूरा परिवार श्रुति का मजाक बनाता है। ऐसी श्रुति की पग फेरे की रस्म पूरी होती है और श्रुति अपने मायके से ससुराल आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन श्रुति के मोबाइल पर उसके ससुराल से फोन आता है। कैसी है श्रुति बेटी? चाची मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटी हम सब भी ठीक है। तुझे याद है ना तेरी बहन रानी का जन्मदिन है? ज्यादा तो नहीं पर कुछ लोगों को हम उसके जन्मदिन में बुला रहे हैं, तू भी आ जाती तो अच्छा रहता। ठीक है, मैं सासू माँ से बात करके आती हूँ। इतना कहकर श्रुति शारदा के पास आती है। किसका फोन था भाभी, किससे बात कर रही थी? मेरी चाची का फोन था, उनकी बेटी का जन्मदिन है, उन्होंने बुलाया है। मैं जाऊँ? हाँ बेटी तू जा, पर रात होने से पहले चली आना, तुझे तो पता ही है सभी को काम पर जाना होता है। पर मैं जाऊंगी कैसे? तेरा देवर है ना, वो तुझे पहुंचा देगा। सुन राघव, अपनी भाभी को पहुंचा देना और शाम को अपनी भाभी को लेकर भी आना। ठीक है मम्मी। अगली सुबह राघव और श्रुति गांव पहुंचते हैं, जहां श्रुति अपने मायके वालों से मिलती है और रानी सुंदर सलवार सूट में तैयार सभी से हंसते खेलते बातें कर रही होती है। भाभी की बहन कितनी सुंदर है। ऐसी शाम होती है। रानी अपने हाथों से सभी के लिए खीर बनाई होती है। तभी राघव खीर खाते हुए, बहुत अच्छी खीर बनी है। क्यों देवर जी, मेरे हाथों से भी अच्छी खीर बनी है क्या? सच बताऊं तो भाभी आपकी छोटी बहन के हाथ में आपसे ज्यादा अच्छा टेस्ट है। मुझे तो आपकी बहन के हाथों का स्वाद बड़ा अच्छा लगा। देवर जी कहीं आपको मेरी बहन ही तो पसंद नहीं आ गई क्या? दीदी किसी भी लंगूर के साथ मेरी सेटिंग करा रही हो? कहाँ तुम्हारा देवर, कहाँ मैं? ये सुनते ही पूरा परिवार हंसने लगता है। वहीं राघव शर्मा जाता है। ऐसी रानी का जन्मदिन पूरा होता है और राघव श्रुति को लेकर अपने घर चला आता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। मेरे तीनों बेटे, मैं सोच रही थी हमारे छोटे बेटे राघव की भी शादी करवा देती हूँ। अरे अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं श्रुति बहू को, अभी इतनी जल्दी दूसरी लड़की कहाँ ढूंढेंगे? आप लोगों को मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। ओ भैया, आपने पहले ही गर्लफ्रेंड बना रखी है और हमें बताया भी नहीं। कौन है वो लड़की? और कोई नहीं, श्रुति भाभी की चचेरी बहन रानी मुझे बहुत पसंद है। अरे तूने कब देख लिया उसे? भाभी को जब रानी के जन्मदिन में पहुंचाने गया था तब मैंने वहां रानी को देखा था, मुझे बहुत पसंद आई। अरे मम्मी, हमें से रानी पसंद है तो इसकी शादी करवा दो। क्यों श्रुति बहू, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं?
नहीं नहीं, मुझे क्यों कोई एतराज होगा। अगर देवर जी उन्हें पसंद करते हैं और रानी शादी के लिए तैयार होती है तो आप शादी करवा दीजिए। श्रुति के कहने पर अगले दिन ही शारदा, रामलाल और राघव के साथ रानी के मायके पहुंचते हैं। आइए आइए समधन जी, समधी जी, आप दोनों का स्वागत है। अरे सुमन जी, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ, अरे कहिए ना, क्या बात है। जी, हमारे छोटे बेटे राघव को आपकी बेटी रानी बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि आप अपनी रानी की शादी हमारे छोटे बेटे राघव से करवा दें। जी, हमें तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी, हंसी खुशी दोनों का जीवन बीतेगा। दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव और रानी की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद शिवम की तरह ही मंदिर में राघव रानी से शादी होती है। बाहर छोटा सा भोज होता है और रानी दुल्हन बनकर राघव के साथ अपने ससुराल चली आती है। रानी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अपना गृह प्रवेश करो। रानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और श्रुति रानी और अपने देवर के लिए बिस्तर लगाती है। देवरानी जी, एक दिन मैंने आपके लिए बिस्तर लगाए थे, तब आप जेठानी थी, अब मैं जेठानी बन गई हूँ। दीदी, ये देवरानी जेठानी तो ठीक है, पर हम दोनों बहनें हैं, ये भूलना मत। तुम दोनों जितनी भी बहनें हो, पर बड़ी दीदी तो मैं ही रहूंगी। शिवानी के इतना कहने पर पूरा परिवार हंसने लगता है और खुशी खुशी सभी सो जाते हैं। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह रानी अपनी पहली रसोई बनाती है। हमारा परिवार गरीब जरूर है, पर आप लोग बहुत अच्छे। मुझे मेरा ससुराल बहुत पसंद आया। तुम्हें हमारा घर पसंद आया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे तीनों बहुएं कमाल का खाना बनाती हैं। शिवानी बहू हो या श्रुति बहू हो या हमारी नई रानी बहू हो, तीनों के खाने में बहुत स्वाद है। हम गरीब हैं, वरना तुम्हें जरूर कुछ न कुछ नेक देते। नहीं नहीं, हमें कोई नेक नहीं चाहिए, आप तो बस पेट भर खाना खाइए। ऐसे ही रानी की पहली रसोई पूरी होती है। कुछ दिन बीतते हैं। रानी श्रुति के साथ अपने पग फेरे के लिए अपने मायके आती है, जहाँ सभी साथ में बैठे होते हैं। रानी बेटी, मुझे पता है श्रुति का ससुराल बहुत अच्छा है, पर तू वहाँ खुश है ना? हाँ हाँ, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। राघव मुझे बहुत अच्छे से रखता है। अच्छा रानी बेटी, तेरा पति काम क्या करता है? मैंने तो कभी राघव से पूछा ही नहीं कि वो क्या काम करता है। भाभी को पता होगा। भाभी आप बताइए। मुझे तो अपने पति का नहीं पता कि वो क्या काम करते हैं। देवर जी का क्या बताऊं? कैसी पत्नियां हो तुम लोग? तुम्हारे पति क्या काम करते हैं तुम्हें ये तक नहीं पता? मैंने एक बार उनसे पूछा था, पर उन्होंने नहीं बताया, और फिर मैंने दोबारा पूछा भी नहीं। अरे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? पति कहाँ जाता है, क्या काम करता है, किससे मिलता है, ये सारी बातें पत्नियों को जरूर पता होनी चाहिए। हमें तो बस इतना पता है कि हमारे पति रात में काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये नहीं पता। अरे बुद्धू लड़कियों, पता करो। क्या पता तुम्हारे पति का कहीं बाहर चक्कर चलता हो या कुछ और ही काम करते हो, उनके बारे में पता करो, समझी? समझ गई माँ, अब हम अपने पतियों के बारे में पता करेंगे, क्योंकि जैसा दीदी ने बताया वो हमारे पूछने पर सही जवाब नहीं देंगे, इसीलिए अब हम चुपचाप पता करेंगे। रानी अपने पग फेरे की रस्म पूरी करके अपने ससुराल लौट आती है और एक दिन शिवानी, श्रुति और रानी अपने ससुराल से कुछ दूर एक आम के पेड़ के पास कच्चे आम तोड़ रही होती हैं। जेठानी जी, जेठ जी क्या काम करते हैं? मुझे नहीं पता वो अभी क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही है हमारे परिवार के मर्द रात में काम करते हैं। जेठानी जी, हमें पता करना होगा कि हमारे पति क्या काम करते हैं। श्रुति दीदी ने बताया कि ससुर जी स्कूल में चौकीदारी करते हैं, पर आधी रात को कभी 2 बजे कभी 1 बजे जाते हैं और 4 बजे तक आ भी जाते हैं, पर स्कूल तो शाम से ही बंद होता है ना। ऐसी कौन सी चौकीदारी होती है? ठीक है, अगर तुम लोग कहती हो तो हम अपने पति और ससुर जी के बारे में पता करेंगे कि वो क्या काम करते हैं। पर हमारी ननद प्रीति तो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है। हमारी नंद तो खुद ब खुद थक जाएगी, कब तक हम पर नजर रखती रहेगी, कभी तो उसे नींद आएगी। ऐसी रात होती है। हमेशा की तरह रामलाल अपने चारों बेटों के साथ बड़ा सा झोला लेकर घर से निकल जाता है। वहीं शारदा भी कहीं चली जाती है। तभी रानी, शिवानी और श्रुति के साथ जागती है। अच्छा हुआ हमारी नंद सो रही है। अब हम सबसे पहले चुपचाप पापा जी के पीछे चलते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं रामलाल के पीछे चली आती हैं। रामलाल के कंधे पर एक बड़ा सा झोला होता है और रामलाल जंगल की तरफ जा रहा होता है। कि पापा जी कहाँ जा रहे हैं? जरूर पापा जी कोई गलत काम करते हैं, तभी इतनी रात में चुपके से जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये क्या, पापा जी कहाँ गायब हो गए? ओहो, हमारे खुसुर फुसुर के चक्कर में इतने अंधेरे में हमारी आंखों से ओझल हो गए। चलिए घर चलते हैं, कल सुबह पूछेंगे कि कहाँ गए थे। ऐसी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। ससुर जी, आप क्या काम करते हैं? बहू, तुम्हें तो पता है मैं चौकीदारी का काम करता हूँ। ससुर जी, रात के 2 बजे से कौन से स्कूल में चौकीदारी करते हैं जो 4 बजे खत्म हो जाती है? और कल रात आप इतना बड़ा झोला लेकर जंगल की तरफ क्यों जा रहे थे?
जंगल की तरफ नहीं जा रहा था, मैं स्कूल के जरूरी कागजात लेकर प्रिंसिपल के घर जा रहा था। उन्हें इमरजेंसी में कोई जरूरी कागज चाहिए था। अच्छा ठीक है। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ऐसी रात होती है। क्षितिज घर से बड़ा सा झोला लेकर बाहर निकलता है। तीनों बहुएं क्षितिज के पीछे जाती हैं। क्षितिज किसी के छत पर एक हाथ में टीवी और बड़ा सा झोला लिए एक छत से दूसरी छत पर कूद रहा होता है। जेठानी जी, ये जेठ जी क्या कर रहे हैं? बंदरों की तरह एक छत से दूसरे छत पर क्यों कूद रहे हैं? ये कैसा काम कर रहे हैं? ये रात में दूसरों की छतों पर से कूद रहे हैं। क्षितिज को देखकर तीनों बहुएं घर चली जाती हैं। अगली सुबह क्षितिज नींद में उबासियां ले रहा होता है और उसके पाँव में मोच आई होती है। शिवानी, मेरे पाँव में थोड़ा हल्दी चूना लगा दो, मोच आ गई है। जी, दूसरों की छतों पर कूदने वाला ऐसा काम करते ही क्यों है जिसमें आपके पाँव पर चोट लग जाए? तुम्हें किसने कहा कि मैं दूसरों की छतों पर कूद रहा था? कल रात मेरी दोस्त और उसके पति घर लौट रहे थे, तब उन्होंने आपको देखा। आपके हाथ में टीवी था और कंधे पर झोला था। ये कौन सा काम कर रहे थे आप? अच्छा, वो तो कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। कुछ भंगार था, वही मुझे दिया था। अब अगर दिन और रात देखता तो कोई और काम ले लेता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात शारदा कंधे पर बड़ा सा झोला लेकर पड़ोसी की छत से नीचे उतर रही होती है। तभी तीनों बहुएं वहां पहुंच जाती हैं। अरे बहुओं, इतनी रात गए तुम यहाँ? सासू माँ, इतनी रात में आप कौन से काम कर रही हैं? अरे बहू, मैं तो इनके घर छोटे बच्चे संभालने आई थी। अमीर लोग हैं, अपने बच्चे छोड़कर क्लब चले गए थे। ऐसा थोड़ी होता है, कोई अपने बच्चे छोड़कर क्लब थोड़ी जाता है। अरे बहू, ये अमीर लोगों के चोचले मुझे बैठा कर गए थे। अब वो लौट आए तो मैं अपने घर वापस आ रही थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इतने बड़े झोले में आप क्या लेकर आ रही हैं? अरे इस झोले में तो पड़ोसन की तिजोरी मैंने खाली करके भरी है। अब इन्हें क्या बताऊं? अरे इस झोले में तो गंदे कपड़े हैं। जिन बच्चों का मैं ध्यान रख रही थी उन बच्चों की माँ ने उनके गंदे कपड़े दिए हैं। कहा है फेंक देना। ठीक है, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ, तुम लोग घर जाकर सो जाओ। शारदा तीनों बहुओं को घर पहुंचाकर जंगल में कहीं गायब हो जाती है। वहीं रानी, शिवानी और श्रुति आपस में बातें कर रही होती हैं। जेठानी जी, श्रुति दीदी, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। रानी, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। अब हम और अच्छे से पता करेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात रामलाल, शारदा और तीनों बेटे घर से निकलते हैं। वहीं प्रीति चैन की नींद ले रही होती है। तभी बहुएं, पापा जी, मम्मी जी और बाकी लोग पहले अलग अलग निकलते थे, आज सभी साथ में निकले हैं। अगर आज हम इनका पीछा करें तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर तीनों बहुएं घर से निकलती हैं और अपने ससुराल वालों को ढूंढते हुए जंगल से घिरी एक सुनसान सड़क पर पहुंचती हैं, जहां सभी एक एटीएम से झोले भरकर निकाल रहे होते हैं। अरे बच्चों, जल्दी चलो, कहीं हमें कोई देख ना ले। ये हमारे ससुराल वाले एटीएम से इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं और इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? चलो पूछते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं पीछे से अपने ससुराल वालों के पास पहुंचती हैं। अरे बहुएं, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग देर रात यहाँ कौन सा काम कर रहे हैं और आप लोग अभी एटीएम से क्यों निकले? अरे आहिस्ता बोलो, तुम लोग हमारे काम में अड़ंगा क्यों डालती हो? ये एटीएम के पैसों का मामला है। ये सब काम रात में ही होता है। दिन में कभी देखा है एटीएम में कुछ काम करते हुए? हमें ये पैसे बैंक तक पहुंचाने हैं। तुम लोग घर जाओ। अपने पतियों की बात मानकर तीनों पत्नियां घर की तरफ चली जाती हैं। अरे मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा हमारा राज खुल गया बहुओं के सामने। ये प्रीति किसी भी काम की नहीं है, बस छोटा सा काम दिया कि बहुओं पर नजर रखना। पर नजर रखने की बजाय चैन से सोती रहती है। हर बार बहुएं हमारे पीछे चली आती हैं, बेवकूफ लड़की। इतना कहकर सभी गहरे जंगल में चले जाते हैं। वहीं बहुएं अपने घर जाने की बजाय ससुराल वालों का पीछा करने गहरे जंगल में चली आती हैं। ये बार बार हमारे ससुराल वाले हमारी आंखों से ओझल कैसे हो जाते हैं? दीदी, हमारे ससुराल वाले बहुत तेज है। वो अंधेरे का फायदा उठाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता वो सच कह रहे हैं या झूठ। घर चलो, थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा और हमारे ससुराल वाले घर पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने से पहले हमें पहुंचना होगा। इतना कहकर तीनों बहुएं घर आकर सो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर तीनों बहुएं गहरी नींद में सो रही होती हैं। शारदा, बहुत दिन हो गई, इस गर्मी से मैं परेशान हो गया हूँ। आज बहुएं सो रही हैं, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। गर्मी से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर रामलाल और शारदा घर से बाहर निकलते हैं। वहीं तीनों बहुएं अपनी आंखें खोलती हैं और चुपके से अपने सास ससुर का पीछा करने जंगल में चली आती हैं। हमारे ससुर अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत तेज बनते थे ना, आज तो दोपहर में जंगल में आए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी आंखों से ओझल नहीं हो पाएंगे और हम जान जाएंगे कि ये लोग कहाँ जाते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं अपने सास ससुर का पीछा करने लगती हैं और धीरे धीरे रामलाल और शारदा गहरे जंगल में जाते हुए एक खंडर जैसे घर के पास चले जाते हैं।
हमारे सास ससुर गर्मी से परेशान होकर इस खंडहर में आए हैं और हमारी आंखों से ओझल होकर भी ये लोग इसी खंडहर में आते थे। ये सब बहुत अजीब लग रहा है। नहीं दीदी, जरूर इस खंडहर में कोई राज है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। इतना कहकर शिवानी, श्रुति और रानी खंडहर के अंदर आती हैं। खंडहर के अंदर एक दीवार पर पुरानी तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर देखते ही रानी तस्वीर उतारती है और सामने दीवार दरवाजे की तरह खुल जाती है। ये देखिए दीदी, इस खंडहर के अंदर से एक रास्ता जाता है और ये फोटो फ्रेम इसकी चाबी है। तीनों बहुएं आगे बढ़ती हैं। सामने एक आलीशान महल होता है। तीनों बहुएं अंदर आती हैं, जहां महंगी मूर्तियां, सोफे, एलसीडी टीवी, महंगे फ्रिज और दूसरी महंगी चीजें रखी होती हैं। पापा जी, मम्मी जी, ये आप लोग क्या क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? अरे अरे बहुआ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? पापा जी, मम्मी जी, हम लोग यहाँ आपका पीछा करके आए हैं। अब बिना झूठ बोले हमें सच बताइए कि आलीशान बंगला किसका है और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, तुम लोग नाराज मत हो, ये तुम्हारा ससुराल है। अगर ये हमारा ससुराल है तो ये खंडहर में क्यों छुपा हुआ है और आपने इसके बारे में हमें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? बहुओं, हमने अपने ससुराल को खंडहर में इसलिए छुपाया ताकि तुम्हारे आलीशान ससुराल पर किसी की नजर ना लगे। मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो अब हम यहीं रहेंगे। हम क्यों छोटे घर में परेशान हो? हाँ बहू, हम खुद ही तुम्हें बताने वाले थे। ये सब तुम अब बहुओं का ही मेहनत है। तुमने ही हमारे परिवार को साथ दिया, तभी हम मेहनत करके ये आलीशान बंगला बना पाए। आज से हमारा पूरा परिवार यहीं रहेगा। रामलाल, शारदा, तीनों बेटे, तीनों बहुएं और प्रीति खंडहर में छुपे आलीशान ससुराल में रहने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन तीनों बहुएं आलीशान ससुराल के किचन में आती हैं, जहां महंगे किचन इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। किचन में इतना सारा सामान है, मुझे पता भी नहीं था। यहाँ इतना राशन है, ओवन है और कितनी सारी मशीनें हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रामलाल, शारदा और तीनों पति रोज घर में कुछ न कुछ चीजें लेकर आते हैं। कभी वॉशिंग मशीन, कभी फ्रिज और कभी गाड़ी लाकर गैराज में खड़ी करते हैं। हमारे पास पहले से इतनी सारी चीजें हैं, फिर ये लोग इतना सारा नया सामान क्यों लेकर आते हैं? क्यों लाते हैं छोड़ो, ये कैसे लाते हैं ये सोचो, क्योंकि सब कुछ नया है लेकिन सील पैक नहीं है और पुराना भी नहीं है। तीनों बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रामलाल, शारदा और तीनों पति हॉल में आते हैं और सोफे पर बैठकर ढेर सारे गहने देख रहे होते हैं। ससुराल वालों की आवाज सुनकर बहुएं हॉल में आती हैं। इतने महंगे महंगे गहने ये सब कहाँ से आए? कहाँ से आए बहू? हम तुम्हारे लिए लेकर आए। तुम्हारे पति ने कड़ी धूप में और रातों में जाग कर तुम्हारे लिए बनवाए हैं। आप लोग सच कह रहे हैं हमसे? हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सच कह रहे हैं। शारदा के इतना कहते ही आलीशान ससुराल में पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष और कौशल्या चली आती हैं। पापा मम्मी, हमारे खंडहर में छुपे घर में पुलिस कहाँ से आ गई? यह घर किसका है? यह सारा सामान चोरी का है। इन सब चीजों की शिकायत हमारे पास आई है। पुलिस इंस्पेक्टर, ये घर तो हमारे सास ससुर का है। तुम लोगों का ससुराल चोर है। हमें तो पहले ही शक था कि हमारे ससुराल वाले चोर हैं और सभी मिलकर चोरी करते हैं। पुलिस रामलाल, शारदा और तीनों पतियों को गिरफ्तार कर लेती है। अरे आप लोग यहाँ आए कैसे? हमारा आलीशान घर तो एक खंडहर में छुपा हुआ है। आपकी बहुओं की बदौलत आए हैं हम यहाँ। एक दिन गांव में कुएं के किनारे तीनों बहुएं पानी भर रही होती हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आशुतोष और कौशल्या आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? एक लैम्बोर्गिनी चोरी हुई है। उसकी लोकेशन इसी गांव के जंगल में बता रही है, पर हमें मिल नहीं रही। क्या आप लोगों में से किसी को कुछ पता है? इंस्पेक्टर, आप हमें उस गाड़ी का नंबर बता दीजिए। अगर हमें कहीं दिखी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इंस्पेक्टर से गाड़ी का नंबर लेने के बाद हम अपने गैराज में आए और वहीं वो गाड़ी खड़ी थी। हमने सारी बात आपको बता दी। आप लोगों ने अपने ससुराल वालों को पकड़वा कर बहुत से लोगों की मदद की है। पुलिस खंडहर में छुपे आलीशान घर को अपने कब्जे में ले लेती है और पूरे ससुराल को जेल में बंद कर देती है। वहीं तीनों बहुएं मिलकर दर्जी का काम शुरू करती हैं और मायके वालों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।